नमस्कार, एचबीसी न्यूज पर बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम शेखावत। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र पर घोटाले की मार के बारे में और इस पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे हमारे न्यूज हेड प्रताप राव जी। महाराष्ट्र में घोटाले की मार है और इस्तीफे की राजनीति चल रही है। प्रताप जी, क्या लगता है कि जिस तरह इस्तीफे की यहाँ पर राजनीति की जा रही है, शरद पवार एक और कहते हैं कि समर्थन वापस नहीं लेंगे लेकिन इस्तीफा यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा, क्या ये जो अंदर की पॉलिटिक्स है जो यहाँ पर चल रही है? पूनम, इससे बड़ी बात यह है कि इन दिनों जो भी सरकार जो डामाडोल हो रही है, हिल रही है, डुल रही है, वो ना तो किसी जन आंदोलन का उनके ऊपर असर पड़ रहा है, ना ही किसी अर्थव्यवस्था का असर पड़ रहा है, ना ही विधायकों की जोड़ तोड़ का। सब और एक ही देखा जा रहा है। कभी कोई घोटाले का जो खुलासा होता है तो वही सरकार हिलने डुलने लगती है। हमने कर्नाटक में देखा, सरकार लगातार हिलती गई, डुलती गई। कभी येडियुरप्पा आए, कभी उसके बाद सदानंद गौड़ा आए, उसके बाद अब जगदीश शेट्टर आ गए। ऐसे ही केंद्र में लेकिन मुझे लगता है हिली डुली, ममता बाहर गई और सपा अंदर आई और इस तरह का खेल चल रहा है केंद्र में। महाराष्ट्र में पिछले दिनों 3 महीने पहले भी यही हालात बने थे कि घोटालों के साथ ही वहां एक बार हिलने डुलने लगी थी। अब वापस वही स्थिति आ गई। पूनम, एक बात तो है कि देश में लोग कहते हैं कि ज्यादातर अभी गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी कहा था कि घोटाले का कोई असर नहीं होता, जनता भूल जाती है। लेकिन घोटाले का असर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। सरकारें तो हिलने लगी है। कम से कम आम आदमी को यह संतुष्टि तो मिलने लगी है कि घोटाले का असर सीधा दिखाई देता है। कम से कम वो नेता पकड़ा नहीं जाए, उसकी पता नहीं कौन सी अंतरात्मा होती है जो डोलने लगती है और वो इस्तीफा देकर उसका बखेड़ा खड़ा हो जाता है। महाराष्ट्र में भी ये हो रहा है। पर एक और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे मौके में एक और घोटाला होता है। वो ये है कि जो अपनी जो दूसरे जो सहयोगी दल है उसकी ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। और कुल मिलाकर महाराष्ट्र में लगातार पिछले 6 महीने से तो यही खेल चल रहा है। साहब जी, इस तरह से घोटाले की यहाँ पर राजनीति हो रही है, घोटाले पर जिस तरीके से कि घोटाले से बचने के लिए इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये बात जानते हैं कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा और दबाव की जो राजनीति यहाँ पर बना रहे हैं और यही वो चाहते हैं कि पहले जैसे कि शरद पवार में अगर बात करें तो 2-3 महीने पहले भी उन्होंने दबाव की राजनीति बनाई थी और अब फिर से यहाँ पर यही पूनम सबसे कहते हैं कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। तो सामने वाला हमला करे उससे पहले ही हमला कर दो। तो अजीत पवार ने भी यही कदम उठाया और शरद पवार की तो पार्टी की एक खासियत है, घोटाले खूब करते हैं और फिर साथ में अपने आप को बहुत बड़ा त्यागी और तपस्वी बता के और इस्तीफा भी देते हैं और फिर कहते हैं कि अब सरकार भी हटाओ, मुख्यमंत्री को भी हटाओ और हमारे मर्जी का मुख्यमंत्री लाओ या हमारी बातें मानो। पिछली बार भी जब हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाओ और सब मिलजुल कर शासन करेंगे। फिर एक दूसरा घोटाला आ गया, अब तो 60,000 करोड़ का घोटाला, यानी कि पूरी तरह से केंद्र के जो घोटाले हैं उनका मुकाबला कर रहा है महाराष्ट्र का घोटाला। यानी कि केंद्र के साथ महाराष्ट्र ने बड़ा कंपटीशन कर लिया है और इन घोटालों के साथ ही एनसीपी कहती है कि नहीं, अब वापस पृथ्वीराज चौहान को हटाया जाए और हमारी मर्जी का लाया जाए। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग नहीं हो रही है और घोटाले में एक और घोटाला ये हो रहा है कि इस तरह के घोटालों का उपयोग जो सहयोगी दल हैं वो ब्लैकमेलिंग में बहुत करने लग गए हैं। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि बार बार ये पृथ्वीराज चौहान को हटाने की यहाँ पर मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर बात करें 9 साल से अजीत पवार यहाँ पर जल संसाधन मंत्री रहे और 9 साल में उनके अगर कार्यकाल को देखा जाए तो 0.1% ही जल जो योजनाएं उनमें वृद्धि हुई है, जबकि 1000 परियोजनाओं को मंजूरी यहाँ पर दी गई थी। पूनम, इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। कम से कम उन्होंने इतनी तो कोशिश की कि 0.1% तो उन्होंने सिंचाई को दिखाया, नहीं तो कोयला घोटाला, 2G घोटाला तो ऐसे हुए पूरा का पूरा खा गए। यानी कि ऐसा मानना चाहिए कि जो काले लोगों के बीच में थोड़ी सी चमक अजीत पवार ने दिखाई, उन्होंने थोड़ा सा हिस्सा जनता के लिए रख दिया, बाकी सारा डकार गए हों, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात पड़ी ये है कि आखिर में कांग्रेस और एनसीपी के बीच में बार बार महाराष्ट्र में इस तरह की उखाड़ पछाड़ चलती क्यों है? पूनम, इसके पीछे मुझे जो लगता है कि क्योंकि पृथ्वीराज चौहान नए आए हैं, 9 साल से अजीत पवार हैं, लगातार जिस भी तरफ से उनको मौका मिलता है शायद छोड़ते नहीं होंगे और पृथ्वीराज चौहान को ये शायद बुरा लगता होगा कि अकेले अकेले डकारे जा रहे हैं और उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है कि इसी की लड़ाई हो और इसी के चलते पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ हो गए हैं। लड़ाई की बात यहाँ पर आई है तो ये जो पवार जो की फैमिली है, इनकी आपसी अंदरूनी कलह है, वो भी यहाँ पर धीरे धीरे जो खुलकर वो सामने आती जा रही है। पूनम, घर घर की बात हो गई। जिस भी घर में देखो, जब लगता है कि मंत्री पद से काफी लाभ मिल रहा है और जब लगता है कि शरद पवार पहले तो अपने ही भतीजे अजीत पवार को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन अचानक उन्होंने अपनी बेटी को
राजनीति में एंट्री करा दी और सुप्रिया सुले एकदम तेजी से उभरी उत्तराधिकारी के रूप में, उत्तराधिकारी के जैसे शिवसेना में बिल्कुल राज ठाकरे और उद्धव के बीच में जो घमासान मचा, वैसा ही घमासान यहाँ अंदरूनी सतह पे दिखाई देने लगा है। क्योंकि और अजीत पवार भी अब इतने बड़े टाइकून बन गए, इतना जो बड़े बड़े घोटाले नाम आ रहे हैं, पता नहीं इतना पैसा इकट्ठा किया है ये पता नहीं, लेकिन है तो कि शरद पवार जितने मजबूत तो बन गए हैं धन और संपदा के मामले में। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि अब मुकाबला जो है परिवार के अंदर भी शुरू हो चुका है। तो यही वजह है प्रताप जी कि शरद पवार ने कहा था कि अजीत पवार का इस्तीफा देना अपने आप में सही है। शायद वो चाहते थे कि वो इस्तीफा दे और अपनी बेटी को जो सुप्रिया सुले उनको आगे करने की जो उनकी कोशिश है वो यहाँ पर और भी आगे चली जाए। बिल्कुल, यहाँ लग रहा है कि डबल गेम खेला जा रहा है। एक गेम तो ये खेला जा रहा है कि किसी भी तरह से जो कांग्रेस के ऊपर अंकुश लगा दिया जाए और कहा जाए कि और हमें छूट दो और कांग्रेस के ऊपर अंकुश लगा दिया जाए। दूसरा ये है कि अजीत को भी थोड़ा साइडलाइन कर दिया जाए जिससे सुप्रिया सुले को आगे आने का मौका मिल जाए। ऐसा हो सकता है, घरेलू कलह, लेकिन आने वाले दिनों में पता लगेगा और राजनीति में पता नहीं कब क्या उठक पटक हो सकता है कि शरद पवार ने अपनी लाइन भी तय कर ली हो। धीरे 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 जो तीसरे मोर्चे का जो स्वरूप ले रहा है शरद पवार, उसके अंग भी बन जाए। इसलिए राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में जो भी कुछ हो रहा है अब घोटाले के बाद ही कुछ हो रहा है। घोटाले का खुलासा होता है, उसके बाद राजनीति हिलने लगती है। बिल्कुल प्रताप जी, यानी कि घोटाले हो रहे हैं, नए नए खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं। चर्चा जारी रहेगी, फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि महाराष्ट्र में किस तरह एक बार फिर से नया घोटाला सामने आया है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन घोटालों को दबाने के लिए इस्तीफे की राजनीति जो है लगातार की जा रही है। फिलहाल ये क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं। केंद्र के बाद अब महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के बादल गहरा गए हैं। घोटाले की मार ने एक बार फिर सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी। उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि विधायक दल की बैठक में अजीत पवार से इस्तीफा वापस लेने की मांग की गई है। आपको बता दें कि 9 साल से जल संपदा मंत्री रहे अजीत पवार ने कहने को तो 1000 से ज्यादा परियोजनाओं को मंजूरी दी है, लेकिन सिंचाई क्षमता में वृद्धि 0.1% ही हुई है। उसमें भी विदर्भ की स्थिति बद से बदतर ही बनी हुई है। करीब 730 परियोजनाओं का काम ही पूरा हुआ है, लेकिन मूल लागत में 37,570 करोड़ की वृद्धि भी हो चुकी है। 60,000 करोड़ के घोटाले का आरोप झेल रहे अजीत पवार के इस्तीफे को जहां शरद पवार ने सही करार दिया है, वहीं पवार परिवार की आंतरिक कलह भी सामने आई है। सुप्रिया सुले के बढ़ते कदमों से अजीत पवार जहां खासे नाराज हैं, वहीं मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को हटाने की मांग पर इस्तीफे का खेल खेला जा रहा है। सीबीआई जांच को तैयार अजीत पवार ने अब केंद्र सरकार पर मुख्यमंत्री बदलने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 6 महीने में मुख्यमंत्री की बदली कर दी जाएगी। एनसीपी से हाथ खींचना फिलहाल सरकार की जद में नहीं है और वो कोई रिस्क लेना भी नहीं चाहती। आदर्श हाउसिंग घोटाले के बाद एक और घोटाला सामने है। राजनीतिक हलकों का ऊंट कौन सी करवट लेता है, ये अब देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो आदर्श हाउसिंग घोटाले के बाद एक और घोटाला जो है 60,000 करोड़ का फिर से सरकार के सामने है। सरकार की मुश्किलें जो है लगातार बढ़ती जा रही। प्रताप जी, क्या लगता है कि ये जो सरकार है इस बार सोच के बैठी है कि हम जो है आगामी जो चुनाव होंगे उनमें नहीं आएंगे, उनके जो सहयोगी जो पार्टियां हैं वो घोटाले पे घोटाले लगातार इसलिए की जा रही है अपनी जेबें यहाँ पर भर ली जाए। पूनम, इस बार एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ये था कि मध्ययुग के 500 साल में कौन कौन सी डायनेस्टी हुई, कौन कौन से राजा हुए। लगभग 99% लोग
लोगों ने बता दिए। लेकिन एक क्वेश्चन और था कि पिछले 10 साल में कितने घोटाले हुए, तो ज्यादातर 99% बता नहीं पाए। पूछा गया कि आखिर में क्या हुआ, बोले इतने सारे घोटाले हो गए हैं, कितने बताएं, कोई याद ही नहीं रहते, इतने सारे याद कैसे करें। यानी कि एक समस्या हो गई है आम जनता की, आम लोगों की, विशेषकर कम से कम जो इतिहास और समाज शास्त्र पढ़ने वालों की तो समस्या हो गई कि आखिर में कितने घोटाले याद रखें, उनके तो अंक भी याद नहीं रहते। ऐसी स्थिति बन गई, पूरे देश घोटालों से कहा जाए कि ये सरकार आमजन की सरकार ना होकर घोटालों की सरकार बन गई है। हाँ बिल्कुल नहीं, घोटालों के कारण ही हिलती है। कर्नाटक की सरकार घोटालों के कारण हिलती है, केंद्र सरकार घोटालों के कारण हिलती है, महाराष्ट्र सरकार तो बिल्कुल हिलती डुलती रहती है, कोई ना कोई घोटाला वहां नजर आता है, क्योंकि मुंबई हमारी आर्थिक राजधानी है, वहां घोटाले कुछ बड़े बड़े ज्यादा ही होते हैं, तो वहां ज्यादा हिलना डुलना ज्यादा होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हालात जो बन गए हैं, सारा का सारा जो तंत्र है वो घोटालों के ऊपर निर्भर हो गया है। और जिस तरह से एनसीपी का जो व्यवहार रहा है, और एनसीपी जिस तरह से इन घोटालों को एक ढाल बनाकर जिस तरह से महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज और केंद्रित करना, पकड़ बनाना चाहती है, वो एक और बड़ा घोटाला वो महाराष्ट्र में हो रहा है। सबसे बड़ी बात प्रताप जी कि यहाँ पर इस तरह से 1000 जो सिंचाई परियोजनाएं थी, उनमें विदर्भ के लिए भी कुछ परियोजनाएं थी, लेकिन अगर आज विदर्भ की स्थिति को देखें तो बद से बदतर हो चली है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि पानी नहीं है, और इस तरह की जो स्थितियां लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। आंकड़े अगर देखें तो बहुत ज्यादा आंकड़े यहाँ पर बढ़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार ने पूछा था अजीत पवार से कि आखिर में ये जो 30 करोड़ की योजना, वो आखिर में 300 करोड़ की कैसे बनी। बोले नहीं, मेरे पास सामने जो भी फाइल आती है मैं उसे तुरंत निपटा देता हूँ, फाइलें टेबल पे रखना मुझे अच्छा नहीं लगता। यानी कि उन्होंने इतनी तेजी से योजनाओं को लागू करने की कोशिश की, यानी कि जेब भरो योजना, कि उन्हें कोई भी फाइल टेबल पे अच्छी नहीं लगती थी। और जैसा बताया कि हजारों करोड़ रुपए जो है योजनाओं में कुछ ही महीनों में बढ़ जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा घोटाला है जो हमारे कलंक भी है। और ये बताता है कि किस तरह से हमारे मंत्री, राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी और कुल मिलाकर ये जो तंत्र है, जो माफियाओं का तंत्र है, किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से लूट रहा है देश को। साहब जी, कैबिनेट की बैठक चल रही है, नए चेहरे वहां पर तय होने, और इस वक्त ये स्टंटबाजी जो इस्तीफे का खेल खेला जा रहा है, क्या लगता है कि कोई नया गुल खिलाएगा? हाँ बिल्कुल, एनसीपी और इनका तो शरद पवार का तो एक स्टाइल रहा है कि जब भी कोई बदलाव की बात आए, जब भी कोई मंत्रालय छीनने की बात आए, या जब भी कोई प्रेशर हो तो। लेकिन अब कांग्रेस भी इस स्थिति में नहीं है। पहले तो ममता बनर्जी के साथ था, अब 255 ही उसके सरकार में मेंबर रह गए। तो देखा जाए तो संसद में यदि देखा जाए तो सरकार के अंदर जो मेंबर हैं, उस हिसाब से वो अल्पमत की सरकार है, उसमें 9 मेंबर और एनसीपी के निकल जाते हैं, तो और ज्यादा ढीली स्थिति हो जाती है। इस समय कांग्रेस है भी नहीं इस हालात में। उसके बावजूद अब मुझे लगता है कि शरद पवार एक प्रेशर बनाना चाहते हैं सोनिया गांधी पे, कांग्रेस के नेतृत्व पे, कि अब हमारे हिस्से की जो बारी आ गई है, अब हमारा हिस्सा हमें दो। तो शायद लगता है कि अजीत पवार का ये जो त्याग और बलिदान है अपनी पार्टी के लिए, शरद पवार के हिस्से को बढ़ा देगा केंद्र में। जी बिल्कुल प्रताप जी, तो जो इस्तीफे की यहाँ पर लगातार राजनीति हो रही है, उसका मेन मकसद यह है कि केंद्र पर दबाव बना जाए, सीबीआई जांच से क्लियर तौर पर यहाँ पर बचा जाए। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह महाराष्ट्र में घोटालों की मार है, जनता परेशान है, और अगर बात करें सिंचाई परियोजनाओं की तो उसका तो हाल ही बेहाल है। फिलहाल हमारे साथ फोन पर मौजूद है मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार विकास भोसले। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचबीसी न्यूज में। जी धन्यवाद। जी विकास जी, इस तरह की जो इस्तीफे की राजनीति, यहाँ पर स्टंटबाजी जो की जा रही है, क्या लगता है कि सीबीआई जांच से बचने की कोशिश है? जी देखिए, इसमें तो पहली बात सबसे यह है कि ये एक राजनीतिक उठक बैठक इसको कहे जा सकता है कि ये दबाव तंत्र का एक पैतरा आजमाया गया है। इसमें दो तीन पहलू है इसमें। तो सबसे पहले अजीत पवार ये एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर के रूप में उभर रहे हैं पिछले कुछ विगत वर्षों में। ऐसी स्थिति में ये एक चुनौती मानी जा रही है शरद पवार जी को भी, जो उनके खुद के चाचा हैं, और साथ में कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं पृथ्वीराज चौहान जी, उनको भी एक चुनौती है।
अभी ये जो है वो उन्होंने जिस तरह से फांसे अजित पवार ने डाले हैं, उस तरह से वो ये जो दिखाई देता है, इसमें स्ट्रैटेजी उनकी ये मालूम पड़ती है कि एक तो दबाव बना रहे, अपनी छवि भी उभर